Hi everyone, this is Saurabh Thakur, Assistant Professor English, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। आज की ये वीडियो है हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है इंग्लिश लिटरेचर में, और बहुत मुश्किल भी है। इतना आसान नहीं जितना वीडियो का टाइटल देख के आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि यूजीसी नेट पेपर इंग्लिश लिटरेचर में आप किस तरह जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं, स्मार्टली काम करके कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि यूजीसी नेट आखिर है क्या, नेट जेआरएफ, उसका उसमें आपस में डिफरेंस, उसका एज लिमिट, क्राइटेरिया, हर चीज बहुत अच्छे से समझाई है, और कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं वो भी उसमें मैंने बात बताई है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना सर्च करके। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट जो है या फिर जेआरएफ जो है इंग्लिश में आप कैसे जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले इसमें एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 300 नंबर का आपका पेपर है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई उस पुराने वाली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिलेबस बताने वाला हूं और कहां से आप उसे पढ़ सकते हो, कैसे स्मार्टली काम कर सकते हो। उससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि मैंने भी ये एग्जाम क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट 6 बार, 6 टाइम्स कंसेक्यूटिवली मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। जेआरएफ से मैं हर बार थोड़ा थोड़ा रह जाता था, क्योंकि टॉप के 1% में अगर आप आते हो तो ही आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो। तो एक या दो क्वेश्चन से मेरा हमेशा मिस हो जाता था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे बनाए हुए नोट्स को पढ़कर बहुत सारे बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। नेट तो किया ही किया है, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स देखकर, मेरे नोट्स पढ़कर, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, चाहे ऑफलाइन पढ़ाए हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान की दया से मेरी नौकरी लग गई तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया, नहीं तो शायद आज को जेआरएफ मेरा हो जाता, और शायद ही मेरा किस्मत में था भी नहीं, है ना। तो नेट मैंने 12 टाइम्स दिया है, 12 बार ये एग्जाम दिया है और 6 बार इसको क्वालिफाई किया। तो बहुत अच्छे से मैं इस एग्जाम को समझता हूं। और हम तो उस जनरेशन के हैं जब 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, 2 एंड 3। 50 नंबर का पहला, 50 का दूसरा, 100 का तीसरा, ऐसे करके कुछ होता था। और ऑफलाइन पेपर होता था, बीच में 1 घंटे की 1-1.5 घंटे की ब्रेक भी होती थी। तो उस जमाने से हम आते हैं, और अब तो ऑनलाइन होता है, 2 ही पेपर होते हैं, टोटल 3 घंटे आपको मिलते हैं। तो नेट के बारे में, पेपर की एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ उस वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, तो उसको आप जरूर देखें। और असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं, नेट क्वालिफाई करेंगे तो पूरे इंडिया में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जेआरएफ अगर आपका होता है तो आपको फेलोशिप मिलती है 5 साल के लिए पीएचडी करने के लिए, ठीक है। और ये 4 साल तक वैलिड होता है, 4 साल के अंदर आपको एडमिशन लेनी होती है। उस वीडियो को एक बार देख लो, मैं तो कहूंगा पहले उस वीडियो को देखो फिर इस वीडियो को देखो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट इंग्लिश की। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 का थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूं, और आपको वो कहां से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो 10 यूनिट हमारी पेपर 1 में है, 10 यूनिट हमारी पेपर 2 में है। तो पहले पेपर 1 की मैं बात करूं, पहली यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो आप बीएड में भी पढ़ते हो कि आप क्लासरूम टीचिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कौन कौन से मेथड्स आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। और कैसे हायर एजुकेशन में आप कैसे बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें आप पढ़ेंगे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग मेथड्स आप इसमें पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन सिस्टम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो पहली यूनिट हो गई आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप समझ जाओगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। यूनिट 2 जो हमारी आती है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आप पीएचडी खुद भी करोगे, आगे आने वाले समय में अपने बच्चों को भी करवाओगे, स्टूडेंट्स को भी एमफिल पीएचडी कराओगे। खैर एमफिल तो बंद होगी, तो पीएचडी करवाओगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी, नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप खुद भी रिसर्च के बारे में पता हो आपको और बच्चे को भी आप रिसर्च करवा पाए। तो उसमें आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, कौन कौन से मेथड्स हैं, और सैम्पलिंग टेक्निक्स भी आप इसमें पढ़ेंगे, सैंपल कैसे इकट्ठा करने हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। वही रिसर्च में एथिक्स क्या क्या है, थीसिस कैसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। फिर आती है आपकी यूनिट 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है
एक आपको पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, वो हिंदी में भी आप उसको नहीं, शायद इंग्लिश के पेपर वन में आप हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि पेपर वन जो है सभी के लिए जनरल है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। एक बार वो वीडियो देख के आना, तभी ये वीडियो देखना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का, तो पहले उसको देखना। उसमें मैंने यूजीसी नेट के बारे में हर एक चीज़ बेसिक से समझाई है और बताया कि क्या पेपर है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे जो भी है उसमें देख लेना आप, उसके बाद ही वीडियो देखना अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी और अच्छे से हो, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आएगा, वो आपको पढ़ना होगा, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो पेपर वन में, क्योंकि वो सबके लिए जर्नल है। पेपर टू आपका अपने सब्जेक्ट का है, पेपर वन सबके लिए सेम होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, you are going to become a teacher of language, तो you should be capable enough to understand language, particularly English, ठीक है जी, जिसके आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो इसीलिए 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जो आपको उसको पढ़कर आंसर करना है। अगला आपका यूनिट है यूनिट 4, कम्युनिकेशन। टीचिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आई कांटेक्ट आपसे बना के रखा है। अभी तो चलो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो फोन में मैंने आई कांटेक्ट बना के रखा है। क्लासरूम में आपको एक एक बच्चे से आई कांटेक्ट बनाना होता है, कमजोर बच्चे को आगे बढ़ाना होता है, जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने उसको थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि उसको आपको पता है वो कर ही लेगा। मेरी क्लास में तो ऐसा है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है मैं उस पर थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, जो डफर बच्चा है थोड़ा, या वीक बच्चा है, डफर तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा वीक बच्चा है, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे और समझोगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखोगे तो ही आप अच्छी टीचिंग कर पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपका, बैरियर्स क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, वो सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल वगैरह वगैरह, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। यूनिट 4 समझ गए। यूनिट 5 में आपका आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है जी। मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि उसमें मैथ्स के कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज का हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं। 10th क्लास लेवल का मैथ्स होता है। खैर हम इंग्लिश वालों का मैथ्स बहुत कमज़ोर होता है, मेरा तो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन फिर भी DI में कई बार मतलब 5 में से 5 भी मेरे ठीक हुए, पर कई बार 3 या 4 मतलब ठीक हो ही जाते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। स्ट्रॉन्ग पे आप बहुत ज़्यादा काम करो, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आप एक भी क्वेश्चन मिस मत होने दो, ठीक है। तो आपका अच्छे से हर चीज़ हो जाएगी। अगर आपको कोई वीक लग रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे तो काम करो सबसे पहले अपनी वीकनेस पे। अगर नहीं आपको लगता है कि इस पे टाइम ज़्यादा खपत हो रही है, तो इससे अच्छा है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि वहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सीरीज भी आपको पूछी जा सकती है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। अगला यूनिट आती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स वो पूछे जा सकते हैं। सिलोजिज्म आपको पूछा जा सकता है, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, है ना, नो मैन आर मॉर्टल, वो कंट्राडिक्टरी वगैरह वगैरह, वो सारा जो है सिलोजिज्म वगैरह आपको पूछा जा सकता है। एनालॉजीज आपको पूछी जा सकती है। वेन डायग्राम आपको आ सकते हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। इंडियन लॉजिक जो है वो ऐड हुआ था, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, अनुमान वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल फैलेसीज आपको पढ़नी पड़ेगी। यूनिट 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन, वही DI की जो मैं बात कर रहा हूं। आपको एक टेबल आएगा, ठीक है, टेबल में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। टेबल की जगह हो सकता है आपको कोई पाई चार्ट दिया हो, मैं बना के आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको पता ही होगा टेबल कैसा होता है और पाई चार्ट कैसा होता है। ये तो हो गया टेबल सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, इतने % ये जी, यहाँ स्टूडेंट्स का डेटा दे दिया, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब ये टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, रेशो से भी रिलेटेड हो सकता है, प्रॉफिट लॉस से भी रिलेटेड हो सकता है। ये जो इसमें डिटेल आपको दी होगी, इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको सॉल्व करने और मजे करना उसके बाद, अगर 5 के 5 हो गए। और मैं आपको क्या बता, हाँ, पाई चार्ट ऐसा होता है, इसमें ऐसा हो गया, ऐसा पार्ट दे दिए, ये 55% है जी, ये 40% है, ये 60% है, ऐसे से आपको डेटा कुछ दे दिया किसी चीज़ का, फिर इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो 5 क्वेश्चंस, तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये आता ही आता है, ठीक है, पेपर 1 में ये आएगा ही आएगा आपको। 5 नंबर का DI आएगा और 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ये आएगा। वैसे 10 यूनिट से, हर यूनिट से कहते हैं कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। कई बार किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से कम आ जाते हैं। वैसे तो बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये फिक्स है, DI एंड कॉम्प्रिहेंशन ये फिक्स है। 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर तो यहीं से पक्के हो जाते हैं, आप देखो, है ना, 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। 20-22 क्वेश्चन आप बाकी 40 क्वेश्चन में से पूरे कर लो। अगर 35 आपका क्वेश्चन ठीक हो गए 50 में से, तो बहुत अच्छा स्कोर है।
30 से ऊपर अगर आपका बन रहा है पेपर 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर है। खैर आगे चलते हैं। बार ग्राफ से पूछे जा सकते हैं इसमें, डेटा इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ्स, टेबल्स वगैरह वगैरह। यूनिट 8 आती है आपकी आईसीटी, ठीक है जी। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही होता ना, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, रैम रोम वगैरह वगैरह, हार्ड सॉफ्ट जो भी है, सब आपको इसमें पूछा जाएगा, वो आपको पढ़ना है। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इकोसिस्टम क्या है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कोई गैस के बारे में, कोई केमिकल के बारे में, कोई ट्रीटी हुई है, कोई मीटिंग हुई है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश मिलके आए, उन्होंने डिसाइड किया हम इतने साल तक ये चीज़ अचीव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो सारी चीज़ें, वो करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि कब कौन से ईयर में ये कहाँ हुई थी, ये मीटिंग हुई थी, ये कौन से देश में हुई थी, किसने इसको करवाया था, उसमें क्या डिसाइड हुआ था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है। तो वो करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और इन्वायरमेंट में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एसिड रेन कैसे होती है, उसमें कौन सी गैसेज हैं, कौन से केमिकल्स है, कौन से केमिकल से कौन सी बीमारी हो सकती है, धरती के नीचे जो पानी है उसमें कौन सा वो पाया जाता है, मिनरल ऊपर कौन सा है, वगैरह वगैरह। बेसिक चीज़ें हैं जो आप स्कूल्स में मतलब पढ़ते आए हो, वही सारी चीज़ें, उन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइज करना। लेकिन हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हम इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ें। लास्ट यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन की। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू become a part of higher education as a teacher, so you should be aware about everything related to higher education, चाहे करंट अफेयर है, चाहे जनरल नॉलेज है, कोई एक्ट आया है, कोई जैसे हंटर कमीशन आया है, कोई कमीशन आया है, जैसे आपका मैकॉलेज मिनट आया है, कौन सी ईयर में आया है, उसमें कौन सी बातें हुई है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इसमें पूछी जा सकती है। और पेपर 2 में भी हमारा इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसमें भी इसी से रिलेटेड, मतलब लगभग सेम सा सिलेबस है इसका। तो हायर एजुकेशन में कब कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई, जैसे 2020 पॉलिसी आई, उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यूजीसी से रिलेटेड कोई है, कब कौन सी सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप हुई, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी 10 यूनिट्स जो है पेपर 1 की। तो हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जितना ध्यान आप पेपर 2 पे दोगे उतना ही ध्यान आपको पेपर 1 पे भी देना है, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए पढ़ना कहां से, ये मैं बता दूं। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो लिंक मिलेगा पेपर 1 की बुक्स का। ओसवाल बुक्स की बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने खुद पढ़ी है और सबको भी रिकमेंड करता हूं, ठीक है। आप वहां जाओ। अब हो सकता है बहुत सालों बाद ये वीडियो देख रहे हो तो शायद कुछ और हो, नया हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा अगर कोई उससे बेटर बुक मुझे मिलती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप उस लिंक पे जाओ, उसको खोलो, वहां पे 2 बुक्स होंगी, एक तो मॉक टेस्ट की होगी और एक उसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज समझाई गई है हर एक चीज। बड़ी क्रिस्प और क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज बुक्स है, तो उसको एक बार लो और इसी लिंक के थ्रू आप बाय करना ताकि आपको ऑथेंटिक बुक्स मिले, ठीक है। अब बात आती है बुक में भी आपको कई बार पूरी तरीके से चीजें समझ नहीं आती है, तो आप YouTube है, YouTube जिंदाबाद, अभी मेरी वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो तो आप उसका भी YouTube पे देख सकते हो। तो जो भी आपको, जैसे इंडियन लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको समझ नहीं आ रहा, तो YouTube पे सर्च करो टॉपिक वाइज, बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं मेरे जैसे। खैर मैं तो पेपर 1 नहीं पढ़ाता, अभी पेपर 2 ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे जैसे और मेरे से अच्छे बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे। तो उस कंसेप्ट को समझो, फिर वापस बुक पे आओ, बुक में उसको पढ़ो, ठीक है, उसको और अच्छे तरीके से समझो, उसके जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें है, उसको पढ़ो, उसको सॉल्व करो। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेक्चर्स देखो, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1। अब बात आती है पेपर 2 की, जिसके हम बादशाह हैं और आप भी बादशाह बनना चाहते हो तो मैं बनाऊंगा आपको बादशाह, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको मैं सिलेबस क्लियर कर देता हूं। यूनिट 1 है इसमें ड्रामा। ड्रामा जो हम नहीं करते, मैं तो नहीं करता अपनी वीडियोस में ड्रामा, कई लोग करते हैं, लेकिन ड्रामा आपको पता है क्या है, प्ले, इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, एमए बड़ी मुश्किल से कर लेते हैं, पता नहीं होता है कैसे पढ़ना है। तो ड्रामा एक प्ले है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, उसमें कोई कहानी होती है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ड्रामा इसमें बहुत पुराने समय से लेकर, एंशिएंट टाइम से लेकर करंट पीरियड तक जितने भी प्लेज लिखे गए हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं,
वो मैंने अपने जितनी भी यूनिट्स आपको बताने जा रहा हूं, इन ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स पे मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, टाइप्ड नोट्स हैं, और लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां पे आप जाओ, उन लिंक्स को खोलो, उनमें नोट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया होगा और आप वहां से उन्हें ले सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर उसमें सब बताया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो मेरा टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोर्स से रिलेटेड जो भी मेरा कोर्स है, नोट्स है, और जो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना मेरा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप सोचोगे यार बंदा अपना ही कोर्स बेचने के लिए शायद वीडियो बना रहा है, तो ऐसा नहीं है, और शायद ऐसा है भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने जो मेहनत की है, मैंने जो इतनी बार एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, तो मैंने वो बहुत मेहनत करके वो नोट्स बनाए हैं, तो मैं तो एक गाइडेंस के तौर पे हमेशा अपने नोट्स को रिकमेंड करूंगा ना, एक नेचुरल सी बात है। अब आप कोई बुक पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता बुक बुरी है, बुक बहुत अच्छी है, बुक से ही हमने भी सीखा है, बुक से ही ये सारी चीजें हम बनाते हैं आपके लिए, लेकिन बुक्स आपका टाइम बहुत लेती है, क्योंकि उसमें कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। अब कोई एक टॉपिक है जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री है, तो 700-800 700 to 800 पेजेस उसमें होंगे, लेकिन मेरे नोट्स में आपको 250 या 300 के आसपास पेजेस मिलेंगे, तो उसमें सेलेक्टेड मटेरियल आपको मिलेगा। कोचिंग में आपको क्या मिलता है, हमने कोई चबा के तो नहीं देना आपको, पढ़ना आपने खुद है, मेहनत आपने खुद करनी, हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है, कहां रुकना है, कहां तेज चलना है, कहां बैठना है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन चलना तो आपने है ना। रास्ते में कोई पत्थर आ रहा है, उसमें कोई ठोकर लग रही है, वो तो आपको ही सहनी पड़ेगी ना, ठोकर भी आपको लगेगी, मेहनत भी आपने करनी है, गिरोगे भी आप, उठोगे भी आप, मंजिल तक पहुंचोगे भी आप, हमने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है। तो रास्ता दिखाने के तौर पर मैं आपको ये अपने नोट्स ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, बुक्स भी अच्छी है, बुक्स पढ़ना चाहते हो आपकी इच्छा है, लेकिन नोट्स में बहुत पर्टिकुलर चीजें हैं, सेलेक्टिव उसमें मटेरियल होता है, टाइम कम लगता है, इसलिए आपको बताया। तो ड्रामा जितना भी लिखा गया है वो सब मेरी एक मेजर वर्क्स की समरीज के नोट्स हैं, उसमें ये सारी चीजें मिलेगी, ड्रामा, पोइट्री। देखो पहली जो 4 यूनिट है वो है ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी एंड नॉन फिक्शनल प्रोज, ये 4 यूनिट्स है। ड्रामा में प्लेज आ गए, पोइट्री में पोएम्स आ गई, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी में, फिक्शन में नॉवेल्स आ गए, शॉर्ट स्टोरी में शॉर्ट स्टोरी आ गई। शॉर्ट स्टोरी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो मैं करूंगा क्योंकि उसमें से कम ही आते हैं क्वेश्चंस। और चौथी जो यूनिट है नॉन फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल यानी कि जिसमें कोई भी काल्पनिक कैरेक्टर्स नहीं हो, जो एक मतलब कि एसे टाइप, किसी ने ऐसे लिख दिया, वो कोई बायोग्राफी लिख दी, कोई मेमोयर लिख दिया, कोई ट्रेवलॉग लिख दिया, ठीक है, कोई पॉलिटिकल प्रोज लिख दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया, वो सारी चीज़ें। जैसे फ्रांसिस बेकन है हमारा एसेइस्ट, बहुत ज़बरदस्त था, तो वो महात्मा गांधी ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। तो ये सारी जो ये चारों जो यूनिट्स है ना, ये क्रिस्प समरी ऑफ मेजर वर्क्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, और एक और मेरे नोट्स है समरी ऑफ मेजर वर्क्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर से अलावा जितनी भी कंट्रीज है, क्योंकि इस संसार में जहां पे भी इंग्लिश में लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, बोलने का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश में जहां लिखा जा रहा है या फिर इंग्लिश में जहां ट्रांसलेट किया जा रहा है, मान लो रशिया में रशियन में लिखा जा रहा है लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है उस बुक को, तो वो हमारे लिए इंग्लिश लिटरेचर बन जाता है ना। वैसे तो ब्रिटेन का ही लिटरेचर है असली, जिसे ब्रिटिश लिटरेचर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में सब कुछ आ गया, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज में जहां पे भी लिखा जाएगा, चाहे वो इंडिया में लिखा जा रहा है या फिर वो ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो हमें वो पढ़ना ही पड़ता है। तो जितने भी मेजर वर्क्स है, जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है, प्लेज, पोइट्री, नॉवेल्स, वो सब मैंने कवर किए हैं उन समरीज के नोट्स में। एक में ब्रिटिश लिटरेचर, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर थोड़ा काफ़ी लेंदी है, और एक में वर्ल्ड लिटरेचर के जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह वगैरह वगैरह, उन सारे मेजर वर्क्स की समरीज उन वर्क्स में आपको मिलेगी। तो इसमें ये जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स है ये कवर हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो शॉर्ट स्टोरी बची है इसको भी मैं कर लूँगा, लेकिन बहुत ही छोटा पार्ट है ये, है ना। अब बात आते हैं यूनिट 5 की बात आती है, जिसका नाम है लैंग्वेज। लैंग्वेज की यूनिट है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थियरीज एंड पेडागोजी। देखो लैंग्वेज जो हमारी बनी है उसका एक इतिहास रहा है, उसकी एक साइंस रही है, लैंग्वेज भी एक विज्ञान है, ठीक है। तो उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर, सिमेंटिक्स जो लैंग्वेज की मीनिंग की बात करता है, आपका फोनोलॉजी है जो लैंग्वेज की साउंड की बात करती है, मॉर्फोलॉजी है जो लैंग्वेज की स्पेलिंग्स की बात करती है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और उस पर मैंने अभी लेटेस्ट ही ये सबसे लास्ट नोट्स यही लॉन्च किए, बहुत वक्त लगा इसमें बनाने में। तो
इसमें आपकी यूनिट 6 भी कवर होगी। 5 तो यूनिट 5 तो है लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट थियरीज वगैरह, और यूनिट 6 है इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इंग्लिश का ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, और जो पेपर 1 में आप पढ़ रहे हो जो हायर एजुकेशन वगैरह, उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसमें वो आ जाएंगे, यानी कि इंग्लिश का ओरिजिन कैसे हुआ, इंग्लिश इवॉल्व कैसे हुई, कौन कौन से कमीशंस आए, कब इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनी वगैरह वगैरह, वो इंग्लिश इन इंडिया में। और ELT भी इसमें है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो जब आप स्कूल या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से मेथड्स आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है, वो सारे मेथड्स मैंने उस नोट्स में डाले। तो एक ही PDF में आपको ये यूनिट 5 एंड 6 मिल जाएगा, लैंग्वेज वाला जितना भी पार्ट है, लिंग्विस्टिक्स जो जिसे हम कहते हैं, है ना, इसमें सिंटेक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, डिप्थोंग्स, ट्रिप्थोंग्स वगैरह वगैरह, पिजन, क्रियोल, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ये पिजन, क्रियोल, फोनोलॉजी, बहुत क्वेश्चन आए हैं इससे और आएंगे, ठीक है जी। ये ELT उल्टी ये यूनिट 5 एंड 6 उन नोट्स में कवर हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे नोट्स का जिनके बारे में बता रहा हूं। यूनिट 7 है कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज यानी कि लिटरेचर का जो रिलेशन है सोसाइटी से, मीडिया से, कल्चर से, पॉलिटिक्स से, रेस से, जेंडर से, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। कल्चरल स्टडीज, उसमें मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल है और नोट्स भी। लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स देखोगे तो बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। जो चीज़ नोट्स में समझ नहीं आएगी लेक्चर में समझ आ जाएगी, जो लेक्चर में समझ नहीं आएगी नोट्स में समझ आ जाएगी, क्योंकि नोट्स में थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा है, क्योंकि बाद में बने हैं नोट्स। और लेक्चर भी हर राइटर पे नहीं आपको मिलेगा, हर थियरीज पे नहीं मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट थियरीज है उसी पे आपको लेक्चर मिलेगा। कल्चर स्टडीज़ के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी अगली यूनिट आती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल्चर स्टडीज, क्रिटिसिज्म, थियरी एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये चारों, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है क्रिटिसिज्म एंड थियरी एंड कल्चर स्टडीज। इसको समझना पड़ता है, इसमें याद करने का तो होता है लेकिन समझने का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर समझें कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। मान लो मैंने किसी राइटर के बारे में कोई बात बोल दी, मैंने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, अब क्रिटिसाइज हो गया क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मैंने उसमें कह दिया कि इसने इस बुक में ये बात अच्छे से नहीं कही और इसने इस बुक में ये बात बहुत अच्छे से कही, और फिर मैंने किसी से कंपैरिजन कर दिया कि उस राइटर ने ये बात ऐसे कही है, इसने ऐसे कही है, ये घटिया है, वो अच्छा है। ये क्रिटिसिज्म हो गया हमारा। तो ये चाहे आप बहुत पीछे से लेकर चलो, एरिस्टोटल, प्लेटो से लेकर आप चलो, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है आज तक का। तो ये भी मेरे नोट्स अवेलेबल है, बहुत ऑथेंटिक बुक्स से, अलग अलग जगह से, सोर्सेज से इकट्ठा करके चीज़ों को इकट्ठा किया है, उनको छोटा किया है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारी मेहनत जो है वो आपके काम आएगी, बिल्कुल आएगी। फिर आता है हमारा लिटरेरी थियरी, यूनिट 9, बहुत इंपॉर्टेंट। हम रिसर्च करते हैं ना PhD में, कोई भी रिसर्च करते हैं तो उस पर बिना थियरी के कोई रिसर्च नहीं हो सकती। कोई भी टॉपिक है उस पर थियरी, कोई ना कोई थियरी अप्लाई होगी, ठीक है। थियरी क्या है? मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है। और अभी याद नहीं आ रही, क्वेयर थियरी, इको क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये सारी चीज़ें जो है, ये थियरीज जो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किस राइटर ने कौन सा कंसेप्ट दिया है, कौन सी बुक लिखी है, कौन से ईयर में लिखी है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और थियरी भी आपको मैक्सिमम लेक्चर्स मेरे मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे, तो इसको डिस्क्रिप्शन में चेक करो और ले लो। यूनिट 10 जो लास्ट यूनिट है हमारी, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, इस पे अभी मेरे नोट्स सैडली नहीं है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आएगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो ये है, अगर आपने पेपर 1 का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कुछ बहुत अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीज़ है ये। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, MLA स्टाइल, APA स्टाइल, बिब्लियोग्राफी कैसे बनानी है, फुटनोट की जो है वो फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कॉमा आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, प्लेजरिज्म क्या होता है, और ये सारी चीज़ें पेपर 1 में भी पढ़नी पड़ेगी, पेपर 2 में भी पढ़नी पड़ेगी। ये हो गई आपकी 10 यूनिट्स। अब जो शुरू की 4 यूनिट्स थी, उन 4 यूनिट्स में पोइट्री, ड्रामा वगैरह जो कुछ भी था, वो तो सिर्फ वर्क्स की बात की ना मैंने, लेकिन उसमें हिस्ट्री भी पूछी जाती है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या आएगा, कौन सी एज में कौन सा राइटर आया, कौन सी मूवमेंट चली, कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट्स चले, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उस राइटर ने कौन सी बुक्स लिखी, कौन से ईयर में लिखी, उसका क्या जॉनर है, उसकी जो समरीज है वो फिर अलग चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया, उसके समरीज के नोट्स मेरे अलग है, हिस्ट्री के नोट्स अलग हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे
क्रोनोलॉजी आ जाएगी, कौन से ईयर में कौन सी बुक लिखी गई है, 4 बुक्स दी है उसको अरेंज करो, या फिर जो कुछ भी है। राइटर की भी कई बार क्रोनोलॉजी आती है, पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया था, मूवमेंट में कौन कौन लोग थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके नोट्स आपको ब्रिटिश हिस्ट्री के नोट्स में मिलेंगे, और जो पूरे वर्ल्ड लिटरेचर की हिस्ट्री है उसके आपको नोट्स अलग से मिलेंगे। जैसे कैनेडिया बोल रहा हूँ, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आपका न्यूजीलैंड, ये सब जो है इसकी जो हिस्ट्री है, कौन सी एज में कौन सा राइटर आया, कौन से इवेंट्स आए, कौन सी मूवमेंट्स आई, कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन से ईयर में लिखी गई, ये हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर के नोट्स मेरे अलग से हैं, ठीक है। फिर अमेरिकन लिटरेचर के नोट्स मेरे अलग से हैं, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर थोड़ा सा बड़ा है, ब्रिटिश लिटरेचर तो छोटा है लेकिन थोड़ा सा इनसे बड़ा है वर्ल्ड लिटरेचर से, तो उस पर अलग बनाए। और इंडियन लिटरेचर को हम कैसे भूल सकते हैं, इंडियन लोग हैं, इंडियन सरकार है, और जो सरकार हमारी बीजेपी की सरकार है उसका अपने जो अपना धर्म है, हमारे जो शास्त्र है, उस पर फोकस ज़्यादा रहता है। तो इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं आपको, तो इंडियन लिटरेचर में मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं। इंडिया में जो राइटर्स है जो इंग्लिश में लिखते हैं या जिनके वर्क्स इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं, वो इंडियन लिटरेचर में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और एक मेजर वर्क्स की लिस्ट है मेरी, जिसमें सिर्फ लिस्ट है पूरे मेजर वर्क्स, ब्रिटिश हिस्ट्री के भी और वर्ल्ड लिटरेचर के भी, ठीक है जी। उन सारे वर्क्स का उसमें लिस्ट है, उसको आप खुद से पढ़ना चाहो खुद से पढ़ सकते हो, मेरे नोट से उन समरीज को पढ़ना चाहते हो, क्योंकि समरीज मैंने बहुत क्रिस्प रखी है उसमें, फटाफट से आपको मेन चीज़ें पता लगे। और सीरीज जो लेक्चर सीरीज है वो तो मैंने शुरू की ही है, जितने भी मेजर वर्क्स है उनकी समरीज, उन बुक्स में क्या है क्या नहीं है वो तो मैं लेक्चर्स में भी बताऊंगा, लेकिन लेक्चर्स पता नहीं कब तक बनते, कितने साल लग जाते, क्योंकि सैकड़ों वर्क्स हैं। तो बेटर है कि आप उन लिस्ट को लें, नोट्स को लें, नोट्स पढ़ें और साथ में लेक्चर्स भी देखें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखो, मेरा आप वीडियो देख रहे हो तो मैं तो भाई अपने तरीके से ही आपको जो मैंने अभी तक तरीका बताया, इसी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं कि आप नेट जेआरएफ फटाफट से क्वालिफाई करें, स्मार्टली क्वालिफाई करें। जितने भी मेरे नोट्स हैं उसको फटाफट लो, पेपर 1 की बुक्स जो मैंने बताई उसको ऑर्डर करो, पेपर 1 का जो मैंने बताया यूट्यूब से उसके कंसेप्ट को समझना है उसको साथ साथ पढ़ो, मेरे पेपर 2 के जो लेक्चर्स है थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज के, उनको देखो, साथ में मेरे नोट्स पढ़ो, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होती है नोट्स के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, आपकी कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, ठीक है, जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो दाना मल्टीटास्कर के नाम से ही, ठीक है। तो यही इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे कर सकते हो। जितना कुछ भी मैंने अभी तक बताया, जितने भी तरीके, सोर्सेज जो मैंने आपको बताएं, अगर आप इस मेरे तरीके से मेहनत करते हो दिन रात की, तो 6 महीने में क्वालिफाई हो सकता है एग्जाम, अगर आपने मास्टर्स की हुई है। क्योंकि एमए करोगे तो लिटरेचर से आप थोड़ा फैमिलियर हो जाते हो, ऐसा नहीं कि आप एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आप 6 महीने बैठे हो और आपका क्वालिफाई हो गया, ऐसा बहुत रेयर है, बहुत ही कम चांस है, 1% चांस है। हाँ, मास्टर्स के दौरान आप क्वालिफाई कर सकते हो, मास्टर्स, क्योंकि आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, जब आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हो तभी आप एलिजिबल होते हो नेट के लिए, तो तब तक के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो ही जाती है लिटरेचर की। और साथ में अगर आप जितना जल्दी ये नोट्स वगैरह लोगे, ये कोर्स लोगे, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाई करोगे, उतना ही जल्दी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। और बाकी जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया जिसमें मेरे नोट्स है, उस पर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, और सॉफ्ट कॉपी में ये नोट्स होंगे सारे, आप इसे लैपटॉप पर पढ़ सकते हो। प्रिंट निकालना चाहते हो तो वो आपकी अपनी इच्छा है, आप घर में लोगों के पास अपना भी प्रिंटर होता है, तो आप वहाँ सस्ते में वो उसको निकाल सकते हो, नहीं तो लैपटॉप पे पढ़ाई कर सकते हो आप उसमें, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी में ये सारे नोट्स मिलेंगे, टाइप्ड नोट्स है, ऐसा नहीं कि हाथ से लिखे और समझ नहीं आएंगे, टाइप्ड नोट्स है। और बाकी यही मैं कह सकता हूँ, पेपर 1 और 2 मैंने आपको बता दिया कैसे आपने तैयारी करनी है। लोग तो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 15-15 हज़ार के भी कोर्सेज सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरे जब आप प्राइसेस चेक करोगे तो बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस हैं, ठीक है। और बाकी जितना मैं अपनी ओर से कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, और जितना मैं कर पाऊंगा आपके लिए, अगर आपकी कोई बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैंने यही बताना था, पेपर 1 और 2 का सिलेबस बताना था और इसके सोर्सेज बताने थे, कहाँ से आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर ओके, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो और स्मार्टली काम करो और जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओ। बाय।